जो मैदा है, स्टोमिक है, बेसिकली ये किस तरह का ऑर्गन होता है और फिर इसका काम बॉडी में क्या है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है आज की डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान के साथ अटैच्ड है। किसी ना किसी को दिन में या वीक में एक आध दफ़ा ये मैदे से जुड़े हुए मसाइल हो जाते हैं। तो अब ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसने आपकी फूड को डाइजेस्ट भी करना है और आगे फिर दूसरे ऑर्गन्स की तरफ पहुंचाना भी है। यानी एक इंजन का काम करता है बॉडी। एक इंजन समझ लें आप इसको। लेकिन होता क्या है कि जब, जैसे आपने मुझे कंप्लेंट्स कुछ शुरू में बताई, दो तीन जो जिन बातों का आपने जिक्र किया, होता क्या है कि जो मैदे की अंदर की जो लाइनिंग है उसकी सोजिश हो जाती है, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो उस सोजिश की वजह से कुछ मसाइल पैदा होते हैं और उन मसाइल की वजह से लोग ज़्यादातर ओपीडीज़ में या डॉक्टर साहिबान के पास प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है ना वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ना यहाँ पेन हो रही है, या यहाँ हो रही है, या राइट लेफ्ट हो रही है, या अपर लोअर हो रही है, मुझे मैदे का दर्द है। अगर मैदे का दर्द हो तो उसका स्पेसिफिक एरिया कौन सा हो? अच्छा, मैदे का दर्द जो है वो एपिगैस्ट्रियम में ज़्यादा होता है, लेकिन जो कंप्लेंट आती है कि मुख्तलिफ जगह पे वो पॉइंट आउट करके अगर पेशेंट कह रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गैस्ट्राइटिस की वजह से हो रहा हो। एक तो वो दर्द किसी और तरह का भी हो सकता है, बिकॉज पेशेंट तो अपना डायग्नोसिस नहीं कर सकता ना, डॉक्टर के पास तो जजमेंट करना तो डॉक्टर का काम। जी बिल्कुल। तो अगर वो आपको बता रहा है तो वो कोई और भी ऑर्गन हो सकता है जहाँ पे दर्द हो। दूसरा, अगर पेट में गैस है तो उसकी वजह से मुख्तलिफ जगह पे भी पेट में एक डिफ्यूज सा पेन हो सकता है, जिसकी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन को आप उर्दू में क्या कहेंगे कि जैसे उसका जो बताने का तरीका है वो थोड़ा सा वेग होगा, वो क्लियरली नहीं बता पा रहा होगा कि ये एग्जैक्टली किस जगह पे मुझे दर्द है, तो उसकी वजह पेट में गैस भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेशेंट है वो अगर पूरे पेट में दर्द का कह रहा है तो आप उसको गैस्ट्राइटिस ही डायग्नोज करें, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री कि वो हिस्ट्री क्या दे रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अगर आप उसको एग्जामिन करते हैं और आप उस नतीजे तक पहुँचते हैं कि इसको मैदे का ही दर्द है, तो फिर ऑब्वियसली फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों की एक कॉमन जो हमने देखा है कि आप इमरजेंसी में देखें, हॉस्पिटल्स में देखें, ओपीडी में, क्लिनिक्स में या डिफरेंट जगह पे, तो लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो गैस बहुत बनता है पेट में। तो मैं तो अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को थोड़ा मजाक के अंदाज में भी समझाता हूँ कि मुल्क में गैस आती नहीं है, तुम्हारी गैस जाती नहीं है। तो गैस बनने की वजह क्या होती है? दैट इज़ अ गुड वन के मुल्क में गैस चलें कभी कभी आ भी जाती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं इसके बगैर हमारा दिल भी नहीं लगता, कहीं और चले जाएं तो दिल करता है कि यहीं वापस आएं। बिल्कुल। तो गैस बनने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, और उसमें अगर हम गैस्ट्राइटिस की तरफ थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं इस टॉपिक को, कि जो गैस बनना है ना वो मुख्तलिफ वजह से हो सकता है। लेकिन अगर हम गैस्ट्राइटिस की बात करें तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, जो कि मैदे की अंदरूनी जो तय है उसकी सोजिश है, उसको गैस्ट्राइटिस हम कहते हैं। तो अगर हम उसकी कॉजेस की बात करें तो वो मुख्तलिफ वजह से हो सकता है। ठीक है। उस सोजिश की वजह से अगेन गैस हो सकती है या और अलामात हो सकती हैं। सो गैस इज एन अलामत। यानी गैस की वजह से सोजिश नहीं हो सकती, सोजिश की वजह से गैस। एग्जैक्टली। और भी कई वजह से हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अलामत को डिजीज से डिफरेंट रखना है ना। तो वंस डायग्नोसिस बन गया तो हम फिर उसके कॉजेस की तरफ जाते हैं। तो अगर हम गैस्ट्राइटिस के कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना एश पायलोराई। ठीक है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे टोबैको स्मोकिंग जो है ना वो काफ़ी इसका है रोल। उसके बाद कुछ लोग हैं जो अल्कोहल की तरफ भी हैं, तो वो भी एक उसका फैक्टर है पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर कि ये मैदे की जलन, तेजाबियत और इस तरह के अलामात और सिम्टम्स जो हैं वो सामने आते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस ऐसे हैं जिनमें ये अलामत हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस वो होते हैं जिसमें आपके जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो आपके ही खिलाफ। एग्जैक्टली। तो वो इन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वो हो सकता है। तो ये कुछ हैं जो पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस के। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम गैस्ट्राइटिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो गैस्ट्राइटिस का एक आम आदमी को क्या सिम्टम्स ऐसा महसूस होगा कि उसको लगे कि शायद मेरे मैदे में सोजिश है?
इसमें ना दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, एक्यूट और दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। यानी अगर गैस्ट्राइटिस रीसेंट है तो कुछ जो अलामात हैं वो उसमें नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मतली की शिकायत होना, दिल घबरा रहा है, दिल में बेचैनी है, पेट में ऊपर की जानिब वो इशारा करके बताएगा पेशेंट के मुझे दर्द हो रहा है, यानी जहाँ पे उसकी सीने की हड्डी खत्म होती है एग्जैक्टली उसके नीचे, उसके नीचे। हाँ जी, उस जगह पे वो पॉइंट आउट करेगा। सो वो एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अब गैस हो सकती है, पेट का फूलना हो सकता है, ब्लोटिंग के वो सिम्टम्स बता सकता है। ये जो मसला है ये मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट कर सकता है, इसकी बहुत सारी अलामात हो सकती हैं और वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ अलामात होती हैं, कुछ पेशेंट्स में कुछ और तरह की हो सकती हैं। तो ये है कुछ अलामात। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं तो गैस्ट्राइटिस को डायग्नोज करने के लिए क्या हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, एक्सरे करना पड़ता है, या यस जो है वो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करता है? अच्छा, इसमें यह है कि फिजिकल एग्जामिनेशन प्लेज अ रोल। अगर वो एपिगैस्ट्रियम को वो कर रहा है और वो आपको लगता है कि उसका इस हद तक नहीं बढ़ा हुआ कि आप उसको फिजिकली एग्जामिन करके एक जनरल एंटासिड दे के मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो क्रॉनिक उसकी कंप्लेंट है, बहुत पुरानी है, तो उसमें फिर कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं और एंडोस्कोपी ज़रूर उसमें की जा सकती है। उसमें फिर एच पाइलोराई का जो इन्फेक्शन है वो पिक हो जाता है। वो फिर हम ब्लड से करते हैं या स्टूल से भी करना? दोनों से कर लेते हैं। दोनों से कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैदा जो है जैसे हमने बात की कि ये गाड़ी का बेसिकली इंजन है, इसी से सारी चीज़ें आपको मिलनी होती हैं। हमारी जो पब्लिक होती है वो ये समझती है कि इस मैदे को ताकतवर कैसे बनाया जाए। मैदे को ताकतवर बनाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं करी, मैं सबकी बात करी, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उसमें हमें अपनी जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए कि जिसकी वजह से फिर आपका जो ये मसाइल है मैदे की तेज़ाबियत या ऐसी अलामात हैं कि उल्टी आ रही है या मतली आ रही है या उसमें आपको जलन की कोई वो फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो सेटल हो जाती है। अब अगर लाइफस्टाइल चेंज की बात करें तो मैं हमेशा इस बात को इंडोर्स करती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर इलाज पे जाने की बजाय आप शुरू से ही कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो आपको ये मसाइल होते ही नहीं है। अगर हो जाएं तो फिर वो इलाज जो है वो जाहिर है डॉक्टर की एडवाइस के साथ आपको फॉलो करना होता है, लेकिन उसमें एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ना खाएं, मॉडरेशन में खाएं। हमारे दीन में भी कहा गया है कि भूख रख के खानी चाहिए, लेकिन हम समटाइम्स जो है वो ओवर ईट कर जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, इसके अलावा बहुत ज़्यादा तेल में पके हुए खाने। हमारे अगर सालन में ऑयल कम हो, जिसमें हम डीप फ्राइज, एग्जैक्टली डीप फ्राइज भी, और आम जो ग्रेवीज घर में बनाते हैं या सालन बनाते हैं उसमें अगर डोंगे के ऊपर सालन में ऑयल की तय ना हो तो अक्सर लोग घर में नाराज़ हो जाते हैं कि ये इसमें ऑयल कम डाला हुआ है। तो ये वो भी एक फैक्टर है। फिर डीप फ्राइड हम बहुत ज़्यादा ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमें फ्राइड चिकन और बर्गर्स जो हैं वो खाने की आदत है, उसमें भी चिकन तला हुआ डाला हुआ होता है। तो इस तरह की जो हमारी डाइटरी हैबिट्स है ना, इन्होंने हमें परेशान किया हुआ है और ख़राब किया हुआ है। तो हमने करना क्या है कि हमने हल्का फुल्का खाना खाना है, हमने फ्राइड चीज़ें जो है नहीं खानी। उसके बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। उसमें यह है कि आप घर में खाना स्टीम कर सकते हैं। अगर आपको फीका खाना नहीं पसंद तो आप मुनासिब नमक मिर्च के साथ जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। स्टीम के अलावा बेक करने की ऑप्शन है। अगर आपको बेक करना भी मुश्किल लगता है तो आप उसको कोई हल्का ऑयल करके स्टर फ्राई कर लें, बिल्कुल हल्के ऑयल में। अब स्प्रे बॉटल्स भी आ गई हैं मार्केट में जो ऑयल स्प्रे किया जाता है, उसको फ्राइंग पैन में हल्का सा सौते करके और उसको कुक किया जा सकता है। सो मुख्तलिफ तरीके से खाना जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें बहुत सारा ऑयल डालना है और बहुत सारे मसाले डालने हैं और फिर एक उसका फ्लेवर क्रिएट होगा। लेस ऑयल के साथ और लेस मसालों के साथ भी उसका फ्लेवर क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन हमारी आदत बन चुकी है, हमें वो चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद हैं, वो पर्टिकुलर फ्लेवर्स जो हैं वो हमारे माइंड में होते हैं और हम वी कीप ऑन कुकिंग देम एट होम, और या फिर बाहर जाके भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसी किस्म के खाने खाएं। अगर आप कहते हैं कि जी बाहर जाके आपके पास खाने का ऑप्शन नहीं है, तो बाहर भी आपके पास खाने का ऑप्शन है, आप बारबेक्यू खा लें, आप फ्राइड खाना ना खाएं। आप बर्गर्स जो हैं उसमें भी फ्राइड चिकन है मोस्टली, वो ना इस्तेमाल करें। बाहर जाके आप ये बारबेक्यू वाला फूड ले सकते हैं,
फिश ले सकते हैं। तो फिश तो स्टीम की हुई बड़ी अच्छी, जब मौसम अभी आगे आएगा सर्दियों का तो बड़ी अच्छी स्टीम की हुई फिश कई जगहों पे मिलती है। और अगर बाहर जो है, अगर आपको लगता है कि सोर्स ठीक नहीं है, कुछ लोग बाहर खाने के शौकीन नहीं होते, तो सबसे अच्छा तो ये कि घर का पका हुआ खाएं, चाहे वो फिश है या चिकन है या मटन है, कुछ भी है, उसको हल्के ऑयल में हल्की नमक मिर्च के साथ घर में बहुत बेहतरीन तरीके से पकाया जा सकता है। दूसरी बात ये, हम लोग क्या करते हैं कि हम रात का खाना लेट खाते हैं और खा के सो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है तेजाबियत का। अब उसमें क्या होता है कि रात को अक्सर लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम सो रहे थे, खाना हमारा ऊपर तक आ रहा था, मुंह की तरफ आ रहा था, मुंह में आ जाता है। एग्जैक्टली। सो ये जो सिम्टम है गर्ड का, ये इसी वजह से होता है कि रात का खाना लेट खाया, ओवर ईट कर लिया और उसके बाद खाने में और सोने में वक्फा नहीं रखा। तो कम से कम खाने और सोने के आवर्स में अगर आप शाम को 7 बजे खाना खाएं और फिर तकरीबन 10-11 बजे सोएं तो 3 से 4 घंटे का गैप आ जाता है। उससे क्या होता है, आप एक पीसफुल स्लीप सोएंगे, आपको रात को मुंह के अंदर खाना नहीं आएगा, तेजाबियत नहीं होगी, गर्ड नहीं होगा, खट्टे डकार नहीं आएंगे, ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं होगी। तो ये हमारी अपनी गलती है कि हम रात को लेट खाना खाते हैं और फिर ये सारे सिम्टम्स हम सफ़र करते हैं इन सब से। अगर हम नहीं तो हमारे कोई आसपास के लोग या कोई ना कोई ये कंप्लेंट इस तरह के आ रहे होते हैं। सो लाइफस्टाइल प्लेज अ ह्यूज रोल इन मैदे के मसाइल।